नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम कक्षा छठी की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के पहले पाठ अकारांत पुल्लिंगः के प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इस कक्षा में नए हैं या पहली बार शामिल हुए हैं वे आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले इस पाठ को पढ़ें, अच्छे से समझें और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर हल करने के लिए इस वीडियो का सहारा लें। आइए विद्यार्थियों, जिन्होंने पाठ पूर्व में पढ़ लिया है अकारांत पुल्लिंग, उनके लिए हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत। नीचे आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपको इनका उच्चारण करना है। विद्यार्थियों, यह अकारांत पुल्लिंग पाठ था। मैं आपको फिर से याद दिलवा दूं, अकारांत का अर्थ होता है अकार जिसके अंत में हो, अर्थात अ की ध्वनि जिन शब्दों के अंत में हो वे अकारांत कहलाते हैं। और जितने भी अकारांत शब्द हैं वे पुल्लिंग होते हैं। ये बात हमने आपको पाठ में बता दी थी। तो अब यहाँ कुछ अकारांत शब्द दिए हैं जिनका हमें उच्चारण करना है। पहले मैं उच्चारण करूँगा, आप मेरे पीछे पीछे इसका उच्चारण कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। पहला शब्द है छात्रः। देखिए, इस त्र में अ है और पीछे विसर्ग है। मैंने कहा था ये दो बिंदियां विसर्ग कहलाती हैं। तो आपको इसका उच्चारण ठीक वैसे ही करना चाहिए कि हर एक स्वर और व्यंजन जो इस शब्द में है वह समझ में आए। छात्रः। दूसरा शब्द है गजः। तीसरा शब्द है घटः। चौथा शब्द है शिक्षकः। पांचवा शब्द है मकरः। छठा शब्द है दीपकः। सातवां शब्द है मयूरः। अगला शब्द है बिडालः। इसके बाद है अश्वः। अगला शब्द है शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। आप देखिए, अभी हम इन शब्दों के अर्थों पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ इनका उच्चारण करना है और ये अनुभव करना है कि ये सभी शब्द अकारांत हैं। यानी इन सब के अंत में अ की ध्वनि आ रही है। छात्र ह, जब छात्र बोलेंगे तो अ की आवाज़ आएगी। गज बोलेंगे तो अ की आवाज़ अंत में आएगी। घट बोलेंगे तब भी अ की आवाज़ अंत में आएगी। ऐसे इन सभी शब्दों को बोलने में अ की ध्वनि अंत में आती है, इसलिए ये सभी शब्द अकारांत हैं। और जब कभी विसर्ग लगा हो शब्द के पीछे तो आपको उसका उच्चारण भी स्पष्ट रूप से करना चाहिए। छात्रः, विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, तो आपको इसका उच्चारण ठीक प्रकार से करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आप सभी इन शब्दों के उच्चारण कर सकते हैं। मैं बहुत शीघ्रता से आपको इनके अर्थ भी बता देता हूँ। छात्रः का अर्थ होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। गजः हाथी को कहते हैं। घटः का अर्थ होता है पॉट या मटका। शिक्षकः का अर्थ होता है टीचर। मकरः यानी क्रोकोडाइल, मगर को कहा जाता है मकरः संस्कृत में। दीपकः द लैम्प, दीपक जो होता है जो जलाते हैं हम अंधेरे में, उसे दीपक कहा जाता है। मयूरः, मयूर मोर को कहते हैं। बिडालः, जो पुल्लिंग नर बिलाव होता है, नर बिल्ली होती है, उसे विडालः कहा जाता है। अश्वः का अर्थ है घोड़ा। शुकः का अर्थ होता है तोता, तोते को, पैरेट को हम संस्कृत में शुक कहते हैं, शुकः। मूषकः का अर्थ है चूहा। चंद्रः का अर्थ है चंद्रमा। बालकः का अर्थ है बालक यानी बच्चा। और चालकः का अर्थ है ड्राइवर, चलाने वाला। गायकः का अर्थ है सिंगर, किसी भी गीत को गाने वाला। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको इन शब्दों का उच्चारण और अर्थ दोनों ही समझ में आया होगा। आप इनके
अर्थों को भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर, पदानि, इनके नाम, इन पदों को, उच्चारयत, बोलिए। यहाँ एक चित्र दिया है और उसके नीचे एक पद लिखा है, आपको उसका उच्चारण करना है। तो आपके लिए मैं इसका उच्चारण किए देता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे इस वीडियो को पॉज करके इसका उच्चारण करें। कृषकः, एक बार फिर सुने, कृषकः। देखिए इस क में री की मात्रा लगी हुई है, कुछ लोग इसे कृषकः कहते हैं, कृषकः कहना गलत है। चूँकि इसमें जो मात्रा लगी है वह री की मात्रा है, इसलिए आवाज़ भी री की ही आएगी, कृषकः। कुछ कुछ स्थानों पर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, इसे ऊ का उच्चारण किया जाता है, कृषकः। तो वो भी सही उच्चारण है, उसे भी गलत नहीं कहा जा सकता, बल्कि भाषा विज्ञान के नियमों के अनुसार देखें तो ज़्यादा सही उच्चारण इसका कृषकः है। खैर, आपका जैसा एक्सेंट हो, आपका जैसा उच्चारण हो, आप उसके अनुसार दोनों में से कोई भी उच्चारण चुन सकते हैं। कृषकः, यह इसका उच्चारण है। अगला चित्र देखें। अगला चित्र है वृषभः। देखिए ये सब शब्द अकारांत हैं, इस पूरे पाठ में जितने शब्द आप पढ़ेंगे वो सब अकारांत शब्द होंगे। वृषभः, तो वृषभ जब बोलते हैं तो वृषभ में की आवाज़ आती है, इसलिए यह अकारांत है। चित्र देख करके आप समझ ही गए होंगे वृषभः का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ अलग से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वृषभः। अगला जो चित्र है वो है भल्लूकः। आप सभी उच्चारण करें, भल्लूकः। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ इस ल में दीर्घ ऊ की मात्रा है, यानी बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसे वैसे ही बोला जाना चाहिए। जहाँ बड़ी मात्रा होती है यानी दीर्घ मात्रा होती है, वहाँ बोलने में दुगना समय लगता है, तो यहाँ उतना समय दिया जाए। ये भल्लुक नहीं है, कोई अगर इसे भल्लुक बोलेगा तो वह गलत होगा। इसका उच्चारण है भल्लूकः, भल्लूकः। आप इसका उच्चारण करें। अगला चित्र है मंडूकः। अब देखिए फिर से वही ध्यान रखना है, यहाँ दीर्घ ऊ है, मंडूकः। इसका उच्चारण है मंडूकः। कोई इसे मंडूक बोलेगा तो वो गलत होगा, उच्चारण है मंडूकः। अगला चित्र है कपोतः। आप चित्र को देखकर पहचान सकते हैं, कबूतर को कपोतः कहते हैं, कपोतः। इसके बाद चित्र दिया है हमें पर्यंकः। पलंग का चित्र है, पर्यंकः। इसका उच्चारण है पर्यंकः। अगला चित्र है दूरभाषः। ये टेलीफोन है, इसे दूरभाष कहा जाता है क्योंकि ये दूर तक बात करवाता है, दूरभाषः। अगला चित्र है काकः। अगला चित्र है काकः, काले रंग का है, आप पहचान सकते हैं कौन है, निश्चित रूप से कौवा है, कोयल तो नहीं हो सकती। काकः, इसका उच्चारण है काकः। देखिए बोलने में ही कितना काएँ काएँ कर रहा है, तो जब काएँ काएँ हो रहा है तो काकः तो कौवा ही होगा। कोयल होती तो कुछ मीठा सा, जैसे कोयल को संस्कृत में कोकिलः कहते हैं, तो आप अनुभव कीजिए कि बोलने में कितना मधुर लग रहा है कोकिलः, और काकः बड़ा रूखा सूखा सा, तो ये कौवा ही होगा। काकः का अर्थ होता है कौवा, काकः। आइए अंतिम ये चित्र है सौचिकः। आपने पाठ में भी इसे पढ़ा है और इस शब्द का उच्चारण देखा है, सौचिकः। इस चित्र को देखकर आप इसका उच्चारण करें, सौचिकः। तो इस प्रकार हमने इन चित्रों को देखकर इन पदों का उच्चारण किया। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसके दो भाग हैं, इसमें हम पहले क भाग देख रहे हैं, यानी इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजनेन, वर्ण यानी अक्षरों को, संयोजनेन मिलाकर, पदम लिखत,
पद लिखिए। यहाँ पर वर्ण विच्छेद करके दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे पंक्तियों में शब्द, ये वर्ण विच्छेद करके दिए गए हैं और हमें इन्हें मिलाकर जो पद बनता है वो लिखना है। यहाँ एक उदाहरण दिया है हमें, जैसे आप देखिए च और अ, ये दोनों मिलकर च पूरा हो गया। जब तक च में अ नहीं मिलेगा, स्वर नहीं मिलेगा, तब तक च हलंत रहेगा। अगर किसी शब्द के नीचे ये चिन्ह लगा हुआ है तो इसका अर्थ है कि उस शब्द में कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, कोई वॉवेल नहीं है, वो केवल कॉन्सोनेंट है। और हमारे यहाँ संस्कृत हिंदी में शब्द अक्षर तब पूरा होता है जब उसमें स्वर मिल जाता है, यानी उसमें वोवेल मिल जाता है। और वोवेल हमेशा पीछे से मिलते हैं, ये भी ध्यान रखें। वोवेल जब भी लिखा जाएगा पीछे लिखा जाएगा। देखिए च के पीछे अ है, तो जब च में अ मिला तो यहाँ देखिए च पूरा हो गया। अब नहीं है ना वो चिन्ह, जो हलंत का चिन्ह था वो अब नहीं है, क्योंकि अब इसमें अ मिल चुका है। ठीक ऐसे ही देखें, श में अ मिला तो श भी पूरा हो गया, और क में अह मिला तो कह बना, शब्द बन गया चषकः। आइए हम इसी तरह से इन बाकी शब्दों को भी पूरा करते हैं। देखिए स में औ की मात्रा मिल लगेगी, स में औ जुड़ेगा तो सौ बनेगा, तो इसे ध्यान रखें। स में औ जुड़ेगा तो सौ। च में ई जुड़ेगी, ये छोटी ई है, लघु ई है, ह्रस्व ई है, तो ची बनेगा। यहाँ बना सौ, यहाँ बना ची। क में अह जुड़ेगा तो कह बनेगा, सौ चिकह। देखिए हमारा शब्द जो हमारे पास आया वो क्या है, सौचिकह। स में औ जोड़ा तो सौ बना, च में ई जोड़ा तो ची बना, और क में अह जोड़ा तो कह बना, शब्द बन गया सौचिकह। आइए अगला शब्द देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हलंत श है, इस श में ऊ जोड़ेंगे तो शु बनेगा। ये ह्रस्व ऊ है, छोटा ऊ है, इसलिए मात्रा छोटी लगेगी, शु। न में अ जुड़ेगा तो न पूरा हो जाएगा, और क में औ जुड़ेगा तो जैसे स में औ जुड़ा था तो सौ बना था, क में औ जुड़ेगा तो कौ बनेगा। तो देखिए क्या शब्द बनेगा, श में ऊ जोड़ा शु, न में अ जोड़ा न, शुन, क में औ जोड़ा कौ, शुनकौ। तो हमें जो शब्द मिला वो मिला शुनकौ। देखिए श में ऊ जुड़ा हुआ है, न में अ मिला हुआ है, और क में औ मिला हुआ है। अगला शब्द है ध आ व अ त अह। ध में आ जोड़ेंगे तो धा बनेगा, व में अ जोड़ेंगे तो व पूरा बन जाएगा, त में अह जोड़ेंगे तो तह बन जाएगा। मिलाकर बोलेंगे तो क्या होगा, धा व तह। देखिए शब्द आपके सामने, धावतः। ध में आ जोड़ा तो धा बना, व में अ जोड़ा तो व बना, त में अह जोड़ा तो तह बना। विद्यार्थियों एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जब आप शब्द में स्वर जोड़ दें तो उसके बाद ये हलंत का चिन्ह नहीं लगाना है। जैसे अगर आपने यहाँ इस न में हलंत लगा दिया तो ये शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो पहले से अ जुड़ा हुआ है। ये हलंत तभी लगाते हैं जब किसी व्यंजन में कोई स्वर नहीं हो। इसका उदाहरण भी हम अभी देखेंगे। अगला शब्द देखते हैं, व और री। ये देखिए व के बाद ऋषि है तो व्री बनेगा। जैसे हमने कृषकः बनाया था, वृषभः बोला था, ठीक वैसे ही व में री जुड़ेगा तो व्री बनेगा। अब देखिए ये द है और द के बाद कोई स्वर नहीं है, सीधे ध है। ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो ये दोनों मिल जाएंगे और इसमें पीछे से आ जुड़ जाएगा तो धा, वृद्धाहा। आप देखिए व्री, व में री जोड़ा तो व्री बना, द और ध को मिला दिया तो कुछ ऐसा रूप बनता है द और ध को मिलाने से, और पीछे से आहा जोड़ा तो वृद्धाहा रूप बन गया। अंतिम प्रश्न देखते हैं इसका, ग में आ जोड़ेंगे तो गा बनेगा, य में अ जोड़ेंगे तो य पूरा हो जाएगा, न के बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए न को आधा ही छोड़ेंगे, और त में ई जोड़ेंगे तो ती बनेगा। देखिए क्या उच्चारण होगा, ग में आ जोड़ा तो गा, य में अ जोड़ा तो अ, गाय, न आधा है और त पीछे ई जुड़ेगा तो ती बनेगा, गायंती।
देखिए शब्द जो बनकर आएगा वो क्या होगा, गायन्ति। आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये ई यहाँ पीछे लिखा हुआ है तो इसकी मात्रा पीछे से लगेगी, नहीं, चूंकि ये ह्रस्व ई है इसलिए इसकी मात्रा ये यहाँ तो पीछे दिखाई देगा लेकिन मात्रा हमेशा इसकी आगे से ही लगेगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ आपको विच्छेद किए हुए वर्णों से एक पद बनाना आ गया होगा। इसी तरह आप और अधिक शब्दों का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका अभ्यास हो जाएगा। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न ठीक पिछले प्रश्न का उल्टा है। वहाँ हमें वर्णों का विच्छेद करके दिया था और एक पद बनाने को कहा था। अब हमें यहाँ एक पूरा पद दिया है और हमसे चाहा है कि हम वर्णों का विच्छेद करें। इन्होंने कहा है, देखिए हम ख खंड पढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न का, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदानाम यानी पदों का वर्ण विच्छेदम, वर्ण विच्छेद करना है, वर्णों को अलग अलग करके प्रदर्शयत दिखाइए। यहाँ आपसे चाह रहे हैं कि आप वर्णों को अलग अलग करके दिखाएं। विद्यार्थियों एक उदाहरण भी यहाँ दिया है, ये ऑपरेशन के जैसा है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो शरीर को खोल देता है, खोलकर वापस जोड़ देता है। एक घड़ी साज होता है जो कि घड़ी ठीक करने का काम करता है, वो घड़ी को खोलता है, उसका पुर्जा अलग कर देता है और फिर वापस उसे जोड़ देता है। तो जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, जब हम भाषा पढ़ते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जो भी शब्द हम पढ़ रहे हैं, जो भी शब्द हमारी आँखों के सामने से गुज़र रहा है, हमें उस शब्द के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जो भी शब्द आप पढ़कर निकलते हैं, आपको उस शब्द के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको पूछना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो शब्द की फॉर्मेशन कैसे हुई, वो शब्द बना कैसे, इसका आपको पता होना चाहिए। भाई एक शब्द के बारे में सब कुछ जानने का मतलब क्या है? एक शब्द के बारे में सब कुछ जानने का मतलब है कि सबसे पहले आपको उस शब्द की फॉर्मेशन पता हो कि शब्द बनता कैसे है, कौन से स्वर मिले हैं, कौन से व्यंजन मिले हैं, कौन सा स्वर कहाँ लिखा जाएगा। और दूसरा फिर शब्द को जानने के क्रम में ये होता है कि आप उसका अर्थ जानें। आप ये जानें कि वह शब्द कितने अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ हम अर्थ की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं पहले प्रकार की। किसी भी शब्द को जानने का पहला प्रकार है कि आप उस शब्द की फॉर्मेशन जानें कि वह शब्द बना कैसे है। जैसे उदाहरण देखिए, पद लिखा हुआ है लघुहु, पद में लिखा है लघुहु। अब देखिए ल और अ, दो आवाज़ें हमें इसमें आ रही है। देखिए हमने अलग अलग कर दिया ल को। पहले ल का ऑपरेशन करेंगे, पहले ल को अलग करेंगे, ल में से अ निकाल दिया तो ल हलंत रह जाएगा और अ यहाँ पर इसके पीछे आ जाएगा। मैंने कहा था स्वर हमेशा पीछे से जुड़ते हैं। घुहु, अब यहाँ देखिए घ की, ऊ की और विसर्ग की तीन आवाज़ें आ रही है, तो हमने घ में से उहू को अलग कर दिया। तो घ में से जैसे ही स्वर अलग करेंगे तो ये देखिए घ हलंत रह गया और उहू पीछे आ गया। चूंकि ये ह्रस्व ऊ था, छोटे ऊ की मात्रा थी, इसलिए हमने यहाँ छोटा ऊ लिखा है। अगर बड़े ऊ की मात्रा होती तो हम बड़ा ऊ लिखते। तो मैं समझता हूँ लघुहु इस उदाहरण से आपको समझ में आया होगा। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये विद्यार्थियों कि जब आपको किसी वर्ण का, किसी शब्द का वर्ण विच्छेद पता होगा तो आपको पता होगा कि उसमें कौन व्यंजन है, कौन स्वर हैं, और आप उन सब का स्पष्ट उच्चारण कर पाएंगे। जब आप स्पष्ट उच्चारण करेंगे तो आपकी भाषा, आपके शब्दों के बोलने के तरीके बदल जाएंगे और वो बोलने में बहुत अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। भाषा तभी महत्वपूर्ण है जब वह समझ में आ जाए। आप अगर कुछ बोल रहे हैं और वो समझ में नहीं आ रहा तो ऐसी भाषा से कोई मतलब नहीं है। तो हमें शब्दों के उच्चारण को शुद्ध करने के लिए वर्ण विच्छेद आना ज़रूरी है। आइए मैं आपको इस शब्द का वर्ण विच्छेद करके दिखाता हूँ। पहले इसका उच्चारण करते हैं। क्या होगा ये? सिव्यति? जी नहीं, सिव्यति नहीं होगा। अच्छा क्या होगा? सिव्यति,
ये भी नहीं होगा। देखिए पहले स में दीर्घ मात्रा लगी हुई है, बड़ी मात्रा लगी हुई है, और त में लघु मात्रा लगी हुई है, ह्रस्व मात्रा लगी हुई है, छोटी मात्रा है। तो मैंने बताया था कि दीर्घ मात्रा हो तो उसे बोलने में डबल समय लगता है, ह्रस्व मात्रा हो तो उसे बोलने में कम समय लगता है। अब आप देखिएगा कैसे बोला जाएगा। सीव्यति, सीव्यति, सीव्यति। सी का उच्चारण लंबा होगा और ती का उच्चारण छोटा होगा। सीव्यति। आइए इसका वर्ण विच्छेद मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले सी को तोड़ेंगे। सी में दीर्घ ई है तो स आएगा सबसे पहले और उसके पीछे दीर्घ ई आ जाएगी। देखिए बड़ी ई लिखी है क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है। इसके बाद व है और व आधा है, पूरा नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ व लिख दिया हलंत लगा करके। उसके बाद य है, य में य की और अ की दो आवाज़ें आ रही है। तो देखिए हमने य को हलंत करके लिखा और उसमें से अ को निकाल दिया बाहर, तो य के पीछे अ लिख दिया। और अंत में है ती, लेकिन त में ह्रस्व ई है। तो अब ऐसा नहीं कि आप ई यहाँ लिख दें और त पीछे लिख दें, नहीं, पहले व्यंजन ही आएगा। तो पहले हमने त लिखा और त के बाद हमने ई लिखा। तो अब जब इसे अलग अलग कर दिया तो एक बार मिलाकर भी देखें। देखिए स में ई जोड़ा तो सी होगा, व आधा है, य में अ जोड़ा तो य पूरा होगा और त में ई जोड़ा तो ती पूरा हो जाएगा। सीव्यति। आप ये भी देखिए कि हर स्वर व्यंजन के बाद ही आया है। अगर सी का विच्छेद कर रहे हैं तो ई जो है वो स के बाद ही आया है। तो मैं समझता हूँ ये इतना विस्तार से समझाना आपके लिए काफ़ी होगा। अब मैं थोड़ा शीघ्रता से आपको इन बाकी वर्णों का वर्ण विच्छेद भी बता रहा हूँ। वर्णाहा। देखिए वर्णा में व और अ है तो हमने व और अ को लिख दिया। व्यंजनों के नीचे हमेशा हलंत लगेगा जब विच्छेद करेंगे, तब इस बात को मत भूलिएगा। व और अ को लिख दिया। ऐसा नहीं आप यहाँ अ में भी हलंत लगा दें, ऐसा नहीं होता है। अब वर, जब वर्णाहा बोलते हैं तो व के बाद र की आवाज़ आती है, वर, तो हमने फिर र लिखा। जब र के बाद कोई स्वर नहीं होता और उस र से पहले कोई स्वर होता है, जैसे यहाँ र से पहले अ है लेकिन र के बाद कोई स्वर नहीं है, तो ऐसा र अपने आगे वाले स्वर पर चढ़ता है। र के आगे वाला स्वर आ है, तो देखिए ये र इस स्वर पर जाकर चढ़ा है। वर्णाहा। णाहा में ण और आहा की आवाज़ है, तो ण और आहा को हमने इस तरह लिख दिया। अब आप कहेंगे र तो यहाँ है लेकिन दिख यहाँ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसीलिए हमें किसी भी शब्द का स्वरूप जानना बहुत ज़रूरी है। व र णाहा तभी बनेगा। अगला शब्द देखते हैं, कुक्कुरऊ। कुक्कुरऊ, ये क आधा है तो इसे वैसे ही बोला जाएगा, कुक्कुरऊ। देखिए क में ह्रस्व ऊ की मात्रा है, तो क को हलंत लिखा और ऊ को पीछे लिखा। फिर आधा क है तो हमने आधा क लिख दिया। फिर कू है तो हमने फिर से क और ऊ लिख दिया। र में औ की मात्रा है रऊ, तो ये देखिए र और इसके बाद औ, रऊ। कुक्कुरऊ। क में ऊ जोड़ेंगे तो कू बनेगा, फिर आधा क आ जाएगा, फिर क में ऊ जोड़ेंगे तो कू बनेगा और र में औ जोड़ेंगे तो रऊ बन जाएगा, कुक्कुरऊ। जब आप किसी शब्द को तोड़ते हैं तो फिर वो वापस उसी क्रम में जुड़ना भी चाहिए। अगर वो नहीं जुड़ पा रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। अगला शब्द देखते हैं, मयूराहा। देखिए म में दो ध्वनियाँ आ रही है, म की आ रही है और अ की आ रही है, तो म और अ, म। यू, यहाँ य की और दीर्घ ऊ की ध्वनि आ रही है, दीर्घ ऊ यानी बड़े ऊ की। तो देखिए य लिखा और उसके बाद दीर्घ ऊ लिखा है हमने। लघु में ह्रस्व ऊ था इसलिए छोटा ऊ लिखा, यहाँ दीर्घ ऊ है इसलिए बड़ा ऊ लिखा। और राहा, र और आहा की आवाज़ आ रही है तो हमने र और आहा को लिख दिया, तो मयूराहा शब्द बन गया, इसका वर्ण विच्छेद हो गया। आइए अंतिम शब्द का वर्ण विच्छेद देखते हैं, बालकः। बा में ब और आ की आवाज़ आ रही है, तो देखिए ब और आ, ब को हलंत लिखा और आ को उसके पीछे लिखा। फिर ल में ल और अ की आवाज़ आ रही है, तो ल और अ को लिखा। और फिर कह में क और अह की आवाज़ आ रही है, तो हमने पहले क हलंत लिखा और फिर अह लिखा, बालकः। आप देख सकते हैं बालकः। तो इस प्रकार इन पदों का वर्ण विच्छेद हमने करना यहाँ पर सीखा। इसी तरह आप किसी भी शब्द का, किसी भी पद का वर्ण विच्छेद
कर सकते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरणं दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर, रिक्त स्थान पूरयत, भरिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उदाहरण को देखकर। अब उदाहरण में हमें क्या दिया है? चषक शब्द के रूप दिए हैं। ये अकारांत शब्द है, हमने कहा था इस पाठ में सारे शब्द अकारांत ही आएंगे। चषक शब्द है और हमने आपको जब पाठ पढ़ाया था तो एक बात बताई थी, जितने भी अकारांत शब्द हैं वह राम के समान चलते हैं या बालक के समान चलते हैं। अगर आपने एक भी शब्द याद कर लिया तो फिर आपको और शब्द याद करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी अकारांत, उसके अनुसार आप चला देंगे। तो अब देखिए, हमें यहाँ चषक शब्द जो कि अकारांत है उसके रूप दे रखे हैं। प्रथमा विभक्ति का रूप हमें दे रखा है चषकः, चषकौ, चषकाहा। अब जब ये तीन हमारे पास हैं तो इन तीन के आधार पर हम बाकी के रिक्त स्थान भर सकते हैं। जैसे देखिए, चषकौ की तरह बलिवर्दौ बना रखा है। हमने कहा था आपको जब पाठ पढ़ाया था कि बलिवर्दौ में मूल शब्द है बलिवर्द। तो देखिए यहाँ चषकः में चषकौ में चषक है, तो क्या किया? केवल अकारांत शब्द के ऊपर औ की मात्रा लगाई है। तो चषक को चषकौ बना दिया, बलिवर्द को बलिवर्दौ बना दिया। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ चषक है तो हम क्या करें? बलिवर्द शब्द में केवल विसर्ग लगाना है। यहाँ चषक में सिर्फ विसर्ग लगा है तो हमें भी बलिवर्द में सिर्फ विसर्ग लगाना है। ये देखिए, बलिवर्दः, हमने केवल विसर्ग लगाया और शब्द बन गया चषकः के जैसे। चषकः, चषकौ, बलिवर्दः, बलिवर्दौ। अब यहाँ देखिए, चषकाहा, चषक में आ की मात्रा लगाकर विसर्ग लगाया है सिर्फ। ये बहुवचन का रूप है। चषकः एक वचन है, चषकौ द्विवचन है और चषकाहा बहुवचन है। तो अब बलिवर्द शब्द का कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, बलिवर्द में आ की मात्रा लगाकर विसर्ग लगाना है। ये देखिए, बलिवर्द में आ की मात्रा लगाई और विसर्ग लगा दिया, बलिवर्दाहा। चषकः, चषकौ, चषकाहा, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाहा। अब ये शब्द देखें, शुनकः, चषकः, बलिवर्दः, शुनकः। शुनक शब्द में केवल विसर्ग लगा, यहाँ बलिवर्द में केवल विसर्ग लगा, यहाँ चषक में केवल विसर्ग लगा। अब इसके रूप देखते हैं हम। देखिए, जब शुनकः इसके समान बना है तो शुनक शब्द को इनके समान भी बना सकते हैं। चषकौ, बलिवर्दौ, शुनकौ। ये देखिए, जहाँ औ, यहाँ केवल औ की मात्रा लगाई थी, यहाँ भी औ की मात्रा, तो यहाँ भी औ की मात्रा लगा दी, शुनकौ। और यहाँ आ की मात्रा विसर्ग लगाया था ना, तो देखिए, शुनकाहा, चषकाहा। शक्ल एक जैसी लग रही है ना, उच्चारण एक जैसा लग रहा है ना। तो ठीक ऐसे ही शब्दों को हमें, अब मान लीजिए आपको राम शब्द याद है, रामः, रामौ, रामाहा, उसी की तरह चल रहे हैं। तो एक शब्द यदि आपने याद कर लिया तो फिर आपको इन शब्दों को अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपसे कहा जाएगा कि ये शब्द अकारांत है तो आप तुरंत राम के समान उसके रूप बना देंगे। आइए, यहाँ मृगाहा का बहुवचन दे रखा है, चषकाहा, बलिवर्दाहा, शुनकाहा, मृगाहा। क्या बनेगा एक वचन में? आपको क्या लगता है? आ की मात्रा और विसर्ग जोड़ते हैं तो इन्हें हटा लें यहाँ पर, तभी तो अकारांत बनेगा ना। जब आ की मात्रा हट जाएगी तो केवल मृग शब्द बचेगा, मृग। और हमें यहाँ अकारांत में क्या करना होता है? सिर्फ विसर्ग जोड़ना होता है। ये देखिए, मृग में हमने सिर्फ विसर्ग जोड़ा और मृगः बन गया। अब ये मृग शब्द जो अकारांत है, इसका द्विवचन कैसे बनाएंगे? औ की मात्रा जोड़कर ना। देखिए, मृगौ, हमने औ की मात्रा जोड़ी और शब्द बन गया मृगौ। ठीक इसी तरह हम देखिए, शौचिकौ, द्विवचन का रूप दे रखा है। द्विवचन में क्या होता है? इस सबसे पहले तो इस शब्द को अकारांत बनाओ। अकारांत बनाने के लिए इसमें से ये औ की मात्रा हटाएंगे तो क्या शब्द बचेगा? शौचिक शब्द बनेगा, शौचिक। और द्विवचन बनाने के लिए औ की मात्रा लगती है तो हमने यहाँ औ की मात्रा लगा रखी है, तभी द्विवचन बना। अब इस शौचिक शब्द को हमें एक वचन में बताना है, तो शौचिक शब्द है और लगाना क्या है? सिर्फ विसर्ग। तो ये देखिए, शौचिक शब्द था और हमने केवल विसर्ग लगाया और प्रथमा का एक वचन बन गया, शौचिकः, शौचिकौ। और अब क्या करेंगे बहुवचन बनाने के लिए? देखिए, सबके बहुवचन में हम क्या कर रहे हैं? मूल शब्द में आ की मात्रा और विसर्ग लगा रहे हैं।
ये देखिए सौचिक में आ की मात्रा और विसर्ग लगा दिया, सौचिकाः। तो विद्यार्थियों, परीक्षा में आपको इस तरह से उदाहरण दिए जाएंगे, आपको सिर्फ उस उदाहरण को फॉलो करना है। मयूरः में देखें, जैसे यहाँ इन सब शब्दों में केवल विसर्ग जोड़ा जा रहा है, मयूर शब्द में विसर्ग लगा दिया। अब इसका हमें द्विवचन बनाना है, तो द्विवचन में इस विसर्ग को हटा देंगे और र के पीछे क्या लगा देंगे, औ की मात्रा लगा देंगे। ये देखिए मयूरौ, विसर्ग हटाया और औ की मात्रा लगा दी, द्विवचन बन गया। और फिर क्या करेंगे, बहुवचन में औ की मात्रा हटाएंगे, आ की मात्रा लगाकर विसर्ग लगा देंगे। ये देखिए मयूराः। तो इस प्रकार हमने इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। तो विद्यार्थियों, उदाहरण में जिस तरह से शब्द रूप दे रखा है, आपको रिक्त स्थानों में उसी प्रकार शब्द रूपों को भरना है। तो आप यदि एक बार पैटर्न देख लेंगे, आप एक बार यदि तरीका देख लेंगे, तो आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी। और मेरी सलाह ये है कि आप राम शब्द या बालक शब्द कंठस्थ याद कर लें। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी।